नमस्कार दोस्तों। छायावादी युगीन काव्यधारा की पहली जो 7 प्रवृत्तियां हैं उनको विस्तार से हमने यहाँ चर्चा की है उनके बारे में। अब हम देखेंगे आगे की प्रवृत्तियां। कुल 16 प्रवृत्तियां हैं, तो इन सभी प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे और उन कुछ प्रवृत्तियों को आप मिलाकर भी लिख सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि मैंने जो नंबर दिया है उसी नंबर में लिखो, ऐसा भी ऐसे जरूरी नहीं। जैसे कि इसके दर्शन के बारे में वो आप मिलाकर भी लिख सकते हैं। देखिए, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, ये 8वीं प्रवृत्ति है। नारी के प्रति जो नवीन दृष्टिकोण है हमने द्विवेदी युग में भी देखा था, लेकिन द्विवेदी युग में देख लीजिए ये नारी के बारे में नया जो है वो उपेक्षित नारियों के बारे में साकेत में जो चित्रण हुआ और राधा का जो नवीन रूप समाज सेविका के रूप में रहा। लेकिन वहां भी नारी को एक आदर्श पत्नी, आदर्श गृहिणी के रूप में नारी को रखा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नारी के सभी रूप, नारी के प्रेममय रूप, नारी के जो पत्थर तोड़ने वाली युवती का जो रूप है, विधवा का जो रूप है, सब नारी के सब जीवन के जो सभी क्षेत्रों में जो नारी के जो रूप है उन्हें सामने रखने की कोशिश छायावादी कवियों ने की। तो देखिए, नारी के प्रति छायावाद ने सर्वथा नवीन दृष्टिकोण अपनाया है। यह नारी वासना की पूर्ति का साधन नहीं है, यहाँ तो वो प्रेयसी, जीवन सहचरी, माँ आदि विविध रूप में उतरी है। उसका मुख्य रूप प्रेयसी का ही रहा है। वे प्रेयसी पार्थिव जगत की स्थूल नारी नहीं है, वरन कल्पना लोक की सुकुमारी देवी। यानी कि स्थूल वर्णन, नारी के शरीर का स्थूल वर्णन नहीं हुआ है। नारी के मन के सूक्ष्म भावों को बाहर लाने की कोशिश की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी वाली जैसे द्विवेदी युग की नारी नहीं है, छायावादी युग। छायावादी युग में कवियों ने नारी के मन को भी, मन के भावों को भी झांक कर देखा, उसे बाहर लाने का जो प्रयास उन्होंने किया है। तो यही नारी के रूप में नया दृष्टिकोण हम कहते हैं। आगे देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रसाद ने कामायनी में लिखा है, नारी को श्रद्धा कहा है, तभी तो नारी का जो स्थान जो है उसे ऊपर रखा है, क्योंकि जीवन को आनंदमय बनाने के लिए वो नारी को पीयूष स्रोत से अमृत के समान बहने की प्रार्थना कर रहे हैं। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं। उन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा। इलाहाबाद के पद पर तोड़ती हुई पद पर पत्थर तोड़ती हुई, यहाँ पर पत्थर भी लिखना है, पत्थर तोड़ती हुई मजदूरी का चित्र खींच। देखिए, एक सौंदर्य तो उसी में भी है, काम करने वाली उस युवती के शरीर का वर्णन नहीं, उसके मानसिक भाव कितने सुंदर ढंग से निराला ने किया है। अंत में वो मजदूरनी के एक जैसे कि वो देख रहे हैं मजदूरनी सभी को, समाज को, और कहती है मैं तोड़ती पत्थर। तो वहां उसका भाव क्या है, ये पाठकों पर छोड़ रहे हैं निराला जी। ये आक्रोश है, वेदना है, निराशा है, क्या है? फिर भी वो अपनी जिंदगी को आगे करने के लिए पत्थर तोड़ रही है। देखो, उस ऐसी स्त्री का चित्र, ये भी नारी के प्रति नया दृष्टिकोण है। तुलसी की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषय धारणों को तोड़ने वाली के रूप में किया। रत्नावली को एक धीर नारी के रूप में चित्रित किया निराला ने। तो ये भी नारी के प्रति नया दृष्टिकोण है। आगे है आदर्शवाद, यानी कि आंतरिक प्रवृत्ति को बाहर लाने वाले कवि के मन को यहाँ आदर्शवादी रूप में छायावादी कवियों के बारे में कहा गया है।
छायावाद में आंतरिकता की प्रवृत्ति की प्रधानता है। आंतरिकता माने मन के सूक्ष्म भावों को बाहर लाने की प्रवृत्ति, एक प्रकार से अंतर्मुखी प्रवृत्ति। उसमें चीजों के बाह्य स्थूल रूप चित्रण की प्रवृत्ति नहीं है। जैसे कि प्रकृति भी हो, सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण नहीं, इसमें प्रकृति के भावों का चित्रण है। अपनी इस अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उनका दृष्टिकोण काव्य के भाव जगत और शैली में आदर्शवादी है। क्योंकि एक कविता कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श है छायावादी कविता। छायावाद मतलब कविता माने सिर्फ स्थूल वर्णन है, बाहर जो दिख रहे हैं उसका वर्णन कविता नहीं है। वो जैसे स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है। तो हमें जैसे कि हमें कोई बात देखकर, कोई घटना देखकर, कोई व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो प्रबल मनोवेग जो होते हैं, उसका जो बाहर ऐसे ही निर्गम होना, वही कविता है। तो उसे ही इसलिए वो भाव जगत और शैली में ये जो छायावाद जो है एक आदर्श है। उसे स्थूलता के चित्रण के बजाय अपनी अनुभूतियां अधिक यथार्थ लगी। यही कारण है उसका काव्य संबंधी दृष्टिकोण कल्पनात्मक रहा और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता है। क्योंकि प्रकृति के उपादानों में भी कल्पना के द्वारा मानवीय भावों का आरोप करना एक सुंदर कल्पना है और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता है। छायावादी कवि के इस आदर्शवादी कल्पनात्मक दृष्टिकोण को उसके कला पक्ष में भी सहज ही देख सकते हैं। उसके कला पक्ष इसलिए सुंदर बन सके क्योंकि उनका भाव पक्ष इतना गंभीर है, तभी तो यही आदर्शवाद के रूप में हम देखते। तो 8वां है नारी के प्रति नया दृष्टिकोण, 9वां है आदर्शवाद। अब 10वां है स्वच्छंदतावाद। उन्मुक्त कवि थे छायावादी कवि, स्वतंत्रता के अभिलाषी थे छायावादी कवि। वे काव्य के बारे में जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनको तोड़कर नए रीति से काव्य रचना करने वाले थे। लेकिन छायावादी कवि ने विषय, भाव, कला, धर्म, दर्शन और समाज सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया। क्योंकि अपना मनपसंद विषय चुना। भाव जो है द्विवेदी युग में जैसे कि श्रृंगारिकता के लिए जो एक मर्यादा रखी थी, ज्यादा वर्णन नहीं होना चाहिए। लेकिन छायावाद में ऐसा नहीं है। कवि की अपनी मर्जी है, कवि की अपनी इच्छा के अनुसार, कवि का अपना स्वातंत्र है। इसके अनुसार वो कोई किसी भी विषय पर, किसी भी भाव का प्रकटन वो कर सकते हैं। कला, धर्म, दर्शन और समाज के सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया। उसे अपने हृदयोद्गार को अभिव्यक्त करने के लिए किसी प्रकार का शास्त्रीय बंधन और रूढ़ियां स्वीकार नहीं। क्योंकि अपने हृदयोद्गार को, इसलिए मैंने कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। स्वच्छंदतावादी कवि है वर्ड्सवर्थ। तो ये किसी शास्त्रीय बंधन या रूढ़ियों में बंद रहकर कविता करना, ये छायावादी कवियों के लिए उसके खिलाफ थे। तो उनके लिए वो अभिलषणीय नहीं था। भाव क्षेत्र में भी उसने इसी क्रांति का प्रदर्शन किया। उसने मैं की शैली अपनाई। हालांकि उसके मैं में समूचा समाज सन्निहित है। मैंने वैयक्तिकता में ही बताया। उनका मैं जो है वो सर्व है। दूसरों के दुख के स्थान पर या दूसरों के स्थान पर अपने को खड़ा करके एक प्रकार की एम्पैथी, तो वही है मैं, उसके मैं। अब छायावादी कवि के लिए प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक दिशा का मार्ग उन्मुक्त था, क्योंकि सभी में उनका स्वातंत्र्य था। छायावादी कवि के लिए कोई भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त थी। इसी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के फल स्वरूप छायावादी काव्य में सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, वैयक्तिक सुख दुख, अतीत प्रेम, कलावाद, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियां मिलती है। क्योंकि विषय वस्तु इतने विपुल है कविता के लिए। जब विषय वस्तु सीमित हो जाती है तो इतनी सारी प्रवृत्तियां नहीं आ जाएगी। जैसे कि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता, कोई कहानी लेनी चाहिए तभी तो हम कविता लिख पाएंगे।
एक लिमिटेशन हो गया, सीमा सीमा। और दूसरी बात ये कि श्रृंगार की अति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह जब कवियों से कहा जाएगा तो कवियों के मन में जो भावनाएं हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं आ जाएगा, वो निर्बाध रूप से बाहर निर्गमन नहीं होगा उसका। तो इसलिए इतनी प्रवृत्तियां छायावाद में आ गई क्योंकि वो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा है, उसे पुरानी पिटी पिटाई राहों पर चलना अभिप्रेत नहीं, उसकी इच्छा नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं छायावाद वैयक्तिक रुचि स्वातंत्र्य का युग है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कविताएं लिखते रहे छायावादी कवि। आगे देखिए देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। देखिए सौंदर्य और प्रेम के साथ साथ इन कवियों ने राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम युक्त कविताएं भी लिखी। प्रसाद की कविताएं देखो तो आंसू है, अमायनी है, इसके साथ साथ मधुमय देश है, तो हिमालय है, प्रसाद की कविताएं हैं। उनके नाटक में जितनी भी कविताएं उन्होंने रखा है सभी ये जो भारत के अतीत के गौरव का गुणगान है। राष्ट्रीय जागरण की क्रोड़ में पलने पनपने वाला स्वच्छंदतावादी छायावाद साहित्य यदि रहस्यात्मकता और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को साथ साथ लेकर चला है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। यानी कि छायावादी साहित्य रहस्यात्मकता और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को साथ साथ, दोनों अलग अलग धारणाएं। रहस्य प्रेम जो है प्रकृति के प्रति वो रहस्य कौतूहल है, यहाँ राष्ट्र प्रेम जो है वो गुलामी देश में लोगों के मन में जागरण पैदा करने वाला है। अब निराला की जागो फिर एक बार देखो, प्रसाद का मधुमय देश। तो इस तरह माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, इस तरह ये देश प्रेम युक्त रचनाएं भी इसके साथ साथ चली। सच तो यह है कि राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पथों पर भटकने से बचा लिया। जब व्यक्तिवाद अति हो जाता है, व्यक्तिवाद ज्यादा हो जाता है, तो भलाई बुराई के बीच कोई सीमा रेखा नहीं। तो ये प्रयोगवाद में अज्ञे की रचनाओं में हम देख सकते हैं, जैसे कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में आप देख सकते हैं। व्यक्ति जो चाहता है वो करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा एक मानना है वहां। तो वो समाज को बिल्कुल नहीं देता। लेकिन यहाँ छायावादी कवि ऐसा नहीं है। हाँ, छायावादी कवि रूठियों को नहीं मानते, लेकिन उनके सामने एक लक्ष्य था, लोगों के दिल में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जागरण पैदा करना। तो इसलिए एक और व्यक्तिवादी थे, लेकिन वो असामाजिक पद पर नहीं थे, तो उसे रोका इसलिए राष्ट्र प्रेम। छायावादी कवि में आंतरिकता की कितनी भी प्रधानता क्यों न हो, वो अपने युग से निश्चित रूप से प्रभावित। आगे देखिए, उसका उदाहरण देखिए। यही कारण है जयशंकर प्रसाद पुकार उठते हैं, अरुणा ये मधुमय देश हमारा। मधुमय देश उनके प्रसिद्ध कविता है। उसी तरह हिमालय हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। तो ये बहुत अच्छी तरह हम स्कूलों में पढ़े थे, लेकिन फिर भी हमें याद इसलिए कि मार्चिंग सॉन्ग के रूप में हमने पढ़ा था। तो उसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता देखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये फूल की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा नामक एक प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी के, देश प्रेम युक्त कविता है ये। और आगे देखिए प्रतीकात्मकता। अभी शिल्प पक्ष की ओर हम जाएंगे। प्रतीकात्मकता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। प्रतीक और बिंब ये दोनों छायावादी काव्य की शिल्प पक्ष की मुख्य विशेषता है। प्रतीकात्मकता छायावादियों के काव्य की कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति पर सर्वत्र मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया और उसका संवेदनात्मक रूप में चित्रण किया। इससे ये स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व से विहीन हो गई और उसमें प्रतीकात्मकता का व्यवहार आ गया। यही तो, क्योंकि ज्यादा प्रतीकात्मकता कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो संवेदनात्मक रूप का चित्रण किया गया। प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप करते वक्त प्रकृति के हर उपादानों को प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया। जैसे कि उदाहरण देखिए, फूल सुख के अर्थ में, शूल देखिए दुख के अर्थ में। शूल से वेदना होती है तो शूल दुख के अर्थ में, उषा प्रफुल्लता के अर्थ में, संध्या उदासी के अर्थ में,
झंझा छगोर गर्जन मानसिक द्वंद्व के अर्थ में। आंसू में एक ऐसी पंक्ति है, झंझा छगोर गर्जन था, जैसे कि कवि के मन में संघर्ष है, एक द्वंद्व है, तो उसको दिखाने के लिए नीरद माला, मेघों की माला नाना भावनाओं के अर्थ में प्रयुक्त हुए। दार्शनिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना एवं प्रेम की सूक्ष्माति सूक्ष्म दिशाओं के अंकन में भी इसी प्रतीकात्मकता को देखा जा सकता है, क्योंकि प्रेम के अंकन में भी और दर्शन के अंकन के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग काफी किया है छायावादी कवियों ने। और आगे देखिए, चित्रात्मक भाषा ही बिंब है और लाक्षणिक पदावली। अन्य अनुपम विशिष्टताओं के अतिरिक्त केवल चित्रात्मक भाषा के कारण हिंदी वाङ्मय में यानी कि हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य को स्वतंत्र काव्य धारा माना जा सकता है, क्योंकि इतने बिंब शायद दूसरी काव्य धारा में नहीं है। जैसे कि मैंने प्रसाद के शशिमुख पर खूंकर डाले, वो चित्रात्मक भाषा है, और दिवसावसान का समय में खमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी की है, वो चित्रमयी भाषा है। तो इन सब में एक इमेज हमारे मन में, तोड़ती पत्थर में देखिए, पत्थर तोड़ने वाली युवती का चित्र आ जाएगा। भिक्षुक देखिए, भिक्षुक का एक चित्रमयी भाषा, चित्र खींचा, जैसे कि हम रेखा चित्र कहते हैं, उसी तरह यहाँ चित्रमयी भाषा के द्वारा एक वाङ्मय चित्र हमारे सामने रखा है। तो अन्य अनुपम विशिष्टताओं के अतिरिक्त केवल चित्रात्मक भाषा के कारण, बाकी सभी प्रवृत्तियों को दूर रखिए, लेकिन इस चित्रात्मक भाषा के कारण छायावाद को हम एक स्वतंत्र काव्य धारा मान सकते हैं। कविता के लिए चित्रात्मक भाषा की अपेक्षा की जाती है, और इस युग के इसी गुण के कारण उसमें बिंब ग्राह्यता आती है, क्योंकि बिंबों को ग्रहण करने की क्षमता। छायावादी कवि इस कला में परम विदग्ध है। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्व को मिलाया, निराला ने उसे मुक्त छंद दिया, पंत ने शब्दों को सुडौल और सरस बनाया, तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले, उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया। ये किसी का कोटेशन है, किसी का कोट है, अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो बिंब ग्राह्यता आती है, वहां तक चित्रात्मक भाषा के प्रवृत्ति के बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम लिखेंगे। प्रसाद की निम्नांकित पंक्ति, जैसे कि मैंने पहले कहा था, शशिमुख पर खूंकर डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो जीवन के जैसे ढलते यौवन में, ढलते उम्र में जो स्त्री जो कवि के जीवन में आ जाती है, वो कौतूहल पैदा करती है कवि के मन में, तो इसलिए कहती है वो जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। आगे देखिए, गेयता। गेयता माने गाने योग्य कविता। छायावादी कवि केवल साहित्यिक ही नहीं, वरन संगीत का भी कुशल ज्ञाता है, ऐसा लगता है, क्योंकि छायावादी काव्य जो है गाने योग्य है। आप देख लीजिए, अब भी कविता आलाप की प्रतियोगिता में बच्चे अक्सर छायावादी कविता लेकर ही आते हैं। बहुत ही कविताएं ऐसी है जो गाने योग्य है। छायावाद का काव्य छंद और संगीत, छायावाद का काव्य छंद और संगीत दोनों दृष्टि से उच्च कोटि का है। इसमें प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ नवीन छंदों का भी निर्माण किया गया। इसमें मुक्तक छंद और अतुकांत कविताएं भी लिखी गई, यानी कि तुक न मिलने वाली कविताएं भी इसमें है, मुक्तक छंद भी है, उसके साथ साथ छंद युक्त कविता भी है। छायावादी कवि प्रणय, यौवन और सौंदर्य का कवि है। गीत शैली उसके गृहीत विषय के लिए उपयुक्त है, यानी कि प्रणय के लिए, यौवन के लिए और सौंदर्य, इन तीनों के लिए संगीत भी अनिवार्य है, क्योंकि संगीत भी प्रेम के साथ जुड़ा, यौवन के साथ जुड़ा, सौंदर्य के साथ जुड़ा, जैसे कि सोने पर सुहागा जैसा है, तो वैसे ही अच्छा, सोने पर सुगम जैसा है। गीत काव्य के सभी गुण, संक्षिप्तता, तीव्रता, आत्माभिव्यंजना, भाषा की मसृणता आदि उपलब्ध होते हैं। छायावादी गीत काव्य के लिए सब आ जाते हैं। भाषा की मसृणता माने कोमल शब्दों का प्रयोग, जैसे कि कठोर शब्दों के प्रयोग से संगीत तो नहीं आ जाएगा। संगीत आने के लिए शब्द कुछ ऐसे सौंदर्य युक्त कोमल शब्द चाहिए। ये सारी की सारी बातें छायावादी काव्य में आते हैं, इसलिए छायावादी काव्य गेय काव्य है। आगे अलंकार विधान, छंद के बारे में तो हमने कहा है, अभी अलंकार कैसा है देख लीजिए। अलंकार योजना में प्राचीन अलंकारों के अतिरिक्त
अंग्रेजी साहित्य के दो नवीन अलंकार कौन कौन से हैं? मानवीकरण और विशेषण विपर्यय का अच्छा उपयोग किया गया। जैसे कि छंद में भी कहा गया, प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों का भी प्रयोग। उसी तरह अलंकार में भी इसी तरह हमारे यहाँ के भारतीय साहित्य के या भारतीय काव्य के अलंकार के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के नवीन अलंकार जो है मानवीकरण अलंकार आप सबको मालूम है, प्रकृति के उपादानों में मानवीय भावों का ये जुही की कली हो या और कोई भी कविता देख लीजिए, उनमें प्रकृति के उपादानों पर मानवीय भावों का आरोप है। जैसे कि मैंने पहले ये फिल्म सॉन्ग भी बता दिया था, जैसे ये काटू वन्नू कल्लने पोले काटू मुल्ले के रुम्मा होतु काम देने पोले, तो वो सारी बातें उन सब में हम देख सकते हैं ये अलंकार मानवीकरण अलंकार है। अगले विशेषण विपर्य प्राकृतिक घटनाओं, प्रातः, संध्या, झंझा, बादल, प्राकृतिक चीजों, सूर्य, चंद्रमा आदि पर जहां मानवीय भावों का आरोप किया गया है वहां मानवीकरण है। विशेषण विपर्य, विशेषण विपर्य क्या है वो देख लीजिए। विशेषण का जो स्थान अभिधावृत्ति के अनुसार निश्चित है, यानी कि डायरेक्ट मीनिंग में विशेषण जहां होना चाहिए वहां न रखकर फिर क्या करते हैं, उसे हटाकर लक्षणा द्वारा दूसरी जगह आरोप किया जाता है। यानी कि कविता की पंक्ति में दूसरी जगह उसका आरोप, क्योंकि जो भाव कवि अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस भाव की जगह पर इस विशेषण रख देते हैं, तो विशेषण विपर्य विरोधी जगह पर ये विशेषण रख देते हैं। इसके अतिरिक्त उपमा, उल्लेख, संदेह, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति तथा व्यतिरेक आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अभी विशेषण विपर्य के लिए ही मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण रखा है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, ये आंसू की पंक्ति है प्रसाद के। देखिए इसमें करुणा कलित हृदय में, करुणा से युक्त हृदय में विकल रागिनी बजती। रागिनी तो संगीत है, रागिनी विकल या व्याकुल तो नहीं हो सकते संगीत, तो व्याकुल कौन हो सकता है? कवि का हृदय है। तो वहां करुणा कलित विकल हृदय में अब रागिनी बजती, वो कौन सी रागिनी होगी? दुखमय संगीत होगा। तो वो दुखमय संगीत है कविता का। कवि के हृदय में हमेशा दुखमय संगीत है, यानी कि कवि को हमेशा मन में वेदना है, रोना आती है, आंसू बहते हैं, तो वो दिखाने के लिए रागिनी को विकल कर दिया संगीत, वो विशेषण विपर्य है। आगे देखिए, कला के लिए अंतिम प्रवृत्ति है। स्वातंत्र्य तथा आत्माभिव्यक्ति के अधिकार की भावना के परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य में कला के लिए के सिद्धांत का अनुपालन रहा है। यानी कि कला जीवन के लिए है, कला के लिए है। पहले से लेकर ये चर्चा तो होती रहती है। द्विवेद युग में कला जीवन के लिए है, जीवन में उपदेश देने के लिए है। लेकिन छायावादी कवियों ने कला को कला के लिए रखा है, क्योंकि जब कला जीवन के लिए भी है लेकिन हमेशा वो जीवन में जो उपदेश देते रहेंगे तो एक रसता हो जाएगी। कविता में या काव्य में विविधता आनी चाहिए। तो कला को कलात्मक सौंदर्य तब मिलेगा जब कला के लिए सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। छायावादी काव्य इसलिए सौंदर्य युक्त कविता बन गई क्योंकि वे कला के लिए सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। वस्तु चयन, यानी कि कविता के विषय वस्तु का चयन और उसके प्रदर्शन कार्य में, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति के कार्य में कवि ने पूर्ण स्वतंत्रता से काम लिया है, क्योंकि विषय उनकी मर्जी से चुना और उसके अभिव्यक्त करने का जो तरीका जो है वो भी कवि का अपना था। यही कारण है उसके काव्य में उसे समाज तथा उसकी नैतिकता की तनिक भी चिंता नहीं। लेकिन उसके अगर जुही की कली, आपको एक बात बीच में बता दूं, जुही की कली कविता, उसमें जुही और कली के प्रेम का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है। निराला ने इस कविता को सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए भेज दिया था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह कहकर ठुकराया उसमें प्रेम और श्रृंगार भावना के अति वर्णन है। लेकिन वही कविता आज छायावाद के प्रथम कविता के रूप में, प्रतिनिधि कविता के रूप में मानी जाती है। कोई प्रसाद के झरना को भी मानते हैं, लेकिन छायावाद की प्रतिनिधि कविता तो जुही की कली है, क्योंकि छायावाद की जितनी भी लक्षण है
जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सब हम जूही की कली में देख सकते हैं। तो ये कवि की स्वतंत्रता है। तो यही कारण है उसके काव्य में सत्य और शिव की अपेक्षा सुंदर की प्रधानता रही है। छायावादी काव्य इस कला के लिए के सिद्धांत में पलायन और प्रकृति दोनों सन्निहित। एक और कभी कभी कवि पलायन करते हैं, दुख से ऊब कर, दुनिया से ऊब कर वे पलायन करते हैं, दूसरी ओर समाज की प्रगति के लिए भी वे कविता लिखते हैं। तो ये दोनों प्रकार की कविताएं हम देख सकते हैं। आगे इसके कंक्लूजन है, भक्ति काल के बाद आधुनिक काल का ये तृतीय चरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग कहकर रेखांकित किया जा सकता है। पहला स्वर्ण युग क्या है? भक्ति काल। दूसरा स्वर्ण युग है छायावाद। इस कविता का गौरव अक्षय है। उसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है, क्योंकि उतना समृद्ध है भक्ति काल के काव्य, उसी तरह समृद्ध है छायावादी काव्य। तो यहीं पर आकर छायावादी काव्य की ये प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है। आप इसे दोबारा दोहरा कर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ विस्तृत है छायावादी काव्य। क्योंकि छायावादी काव्य के लक्षण भी कई है। एक और वो श्रृंगार रस से युक्त कविता है, तो दूसरी वो राष्ट्र प्रेम की भावना से युक्त कविता भी है। उसमें अनेक दर्शन है, आनंद दर्शन है, शैव दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। इस तरह तात्विक चिंतन भी उसमें है, और उसमें लाक्षणिक पदावली बहुत ज्यादा है, प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता है। उसमें वैयक्तिकता है, लेकिन उस वैयक्तिकता में भी सामाजिकता है। मैं का अर्थ वो सर्व है, समाज है। और श्रृंगार है, प्रेम और सौंदर्य है, करुणा और वेदना है। क्योंकि एक और वो सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो दूसरी ओर वेदना और विरह का वर्णन भी वे करते हैं, करुणा का वर्णन करते हैं। तो वेदना से, तीव्र वेदना से युक्त कविताएं भी छायावादी कविता में देख सकते। इस तरह विषय वस्तु की विविधता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषताएं है, इसलिए इतनी सारी प्रवृत्तियां उसमें आई। भाव पक्ष की प्रवृत्तियां भी और शिल्प पक्ष दोनों में नवीन है छायावादी काव्य। तो दोबारा देख लीजिएगा, दोनों वीडियो बार बार देख लीजिएगा, तभी आप लिख पाएंगे छायावाद के लक्षण के बारे में, छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में। धन्यवाद।